हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे रूट क्रॉप से। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने रूट क्रॉप बीटरूट के बारे में बताया था। नाउ आई विल टॉक ऑन द अनदर रूट क्रॉप्स। सबसे पहले बात की जाएगी कैरेट के बारे में। तो शुरू करते हैं। रूट क्रॉप्स की जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि रूट क्रॉप्स में कौन कौन सी वेजिटेबल्स इंक्लूड्स रहेंगी, वो होंगी कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट्स, पार्शनिप, रूटाबागा, हॉर्स रेडिश, जेरूसलम, आर्टिचोक। तो इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो रूट वेजिटेबल्स में इंक्लूड रहती हैं। रूट वेजिटेबल्स फेमस रहती हैं क्योंकि उनके जनरली एनलार्ज्ड और फ्लैशी रूट्स को कंज्यूम किया जाता है, जो कि पार्ट रहता है स्टेम और रूट टिश्यूज़ का। रूट वेजिटेबल्स शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप रहती है और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होती है। सो रूट क्रॉप्स को हम एक इम्पॉर्टेंस है रूट क्रॉप्स की कि इन्हें हम सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम यूज़ है वो एरेबल लैंड में किया जा सकता है। रूट क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करती हैं, बट इनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस रहती हैं, यानी कि जितनी भी एग्रो क्लाइमेटिक और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस रहती हैं वो सिमिलर रहेंगी। देन सबसे पहले बात करते हैं कैरेट के बारे में। कैरेट, जिसका बोटेनिकल नेम है डॉकस कैरोटा, फैमिली अम्बिलीफेरी, क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 18। ऑरिजिन है इसका साउथ वेस्टर्न एशिया, यानी कि अफगानिस्तान में सबसे पहले कैरेट का ऑरिजिन हुआ था। देन कैरेट जो है एक पॉपुलर कूल सीज़न की क्रॉप है। तो क्यों इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा है कूल सीज़न में, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है, इसीलिए इसे हम एक न्यूट्रिटिव फूड की तरह भी कंज्यूम करते हैं। कैरेट में ज़्यादातर कैरोटीन कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर रहता है, और यह हमारे शरीर में होने वाली कैटरेक्ट्स या आइज इशू को भी कम करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है। कैरेट का यूज़ जनरली सैलेड, कुक्ड फॉर्म में या फिर सूप और स्ट्यूज प्रिपरेशन में किया जा सकता है। कैरेट की जो इम्पॉर्टेंस है वो यूरिक एसिड को जो रिमूव करने में है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन इसकी जो क्वालिटी है वो यूरिन को और जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। देन बात करते हैं ब्लैक कैरेट्स के बारे में। ब्लैक कैरेट्स जो कि सॉफ्ट कैरेट्स रहती हैं और इन्हें जनरली कांजी प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। कांजी जो एक प्रकार की बेवरेज रहती है और ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं आप एक एपेटाइजर रहता है। देन रेड टाइप ऑफ कैरेट्स। रेड टाइप की जो कैरेट्स रहती हैं उन्हें गाजर हलवा प्रिपरेशन के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है स्वीट्स में, इन केस ऑफ नॉर्दर्न इंडियन कंडीशंस। देन कैरेट सीड ऑयल। कैरेट सीड ऑयल जो है वो फ्लेवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि लिक्विड्स या अदर किसी काइंड ऑफ फूड सब्स्टिट्यूट में से यूज़ किया जा सकता है। कैरेट सीड्स जो हैं वो एरोमेटिक, स्टिमुलेंट और कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरह वर्क करते हैं। देन डिफरेंट तरह की कैरेट्स रहती हैं, एक एशियाटिक और ट्रॉपिकल टाइप्स और दूसरी यूरोपियन और टेम्परेट टाइप ऑफ कैरेट वैरायटीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियाटिक की और ट्रॉपिकल टाइप्स की। एशियाटिक कैरेट, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि यह कैरेट्स जो है सीड की प्रोडक्शन इनकी प्लेन्स में की जाती है, और इस तरह की कैरेट्स को जो ग्रो होने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वो भी कम टेम्परेचर, यानी कि इस तरह के कैरेट्स को जो है कम टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती फ्लावरिंग के पर्पस के लिए। सो इसमें कैरोटीन का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है और लॉन्ग कैरेट्स रहती हैं ये, और जनरली रेड कलर के कैरेट्स पाए जाते हैं जिनमें जो कोर रहता है वो वाइट और क्रीमी कलर का रहता है। तो इसमें वैरायटी मुख्यतः पूसा केसर, पूसा मेघाली, सिलेक्शन 333, नंबर 29 और हिसार गैरिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है एशियाटिक टाइप की। देन बात करते हैं यूरोपियन और टेम्परेट टाइप की वैरायटीज़ की, जो कि कैरेट्स में रहती हैं। तो इनके लिए जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो लगभग 4 to 8 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है फॉर फ्लावरिंग के लिए एंड फॉर अदर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के लिए। इस तरह के कैरेट्स को स्पेसिफिकली हिल्स में ग्रो किया जाता है और यह मीडियम और ऑरेंज रेड कलर की पाई जाती है। इनका जो सेंट्रल कोर रहता है वो भी ऑरेंज कलर का रहता है। ये कैरेट्स रिच रहती हैं कैरोटीन कंटेंट में और इसमें
इसमें वैरायटीज़ पाई जाती हैं पूसा यमदागिनी, जीनो, इम्परेटर, चेंटनी, डैनवर्स, अर्ली नेंटिस, नेंटिस एंड हाफ लॉन्ग एंड ऊटी. Then here are the varieties which are recommended for हिमाचल प्रदेश कंडीशंस. तो हिमाचल प्रदेश में भी दो तरह की मतलब दो टाइप की पाई जाती हैं कैरेट. सबसे पहले एशियाटिक की जो वेराइटीज़ हैं वो है पूसा केसर, पूसा अशिता, पूसा रुधिरा. देन यूरोपियन टाइप्स की जो कैरेट रहती हैं और टेम्परेट टाइप की, इनमें पाई जाती हैं नेंटिस, चेंटनी और पूसा यमदागिनी, जो कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः ग्रो की जाती हैं. देन दिस इज द पिक्चर ऑफ पूसा केसर. यहाँ पर कुछ न्यू रिसेंट रिलीज्ड वैरायटीज़ हैं जो कि कैरेट की रिलीज्ड हैं. तो इसमें पूसा आशिता और पूसा रुधिरा जो है वो इम्पॉर्टेंट और न्यूली रिलीज्ड वैरायटी हैं कैरेट की, जो कि IRI के द्वारा रिलीज की गई हैं. देन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल कोर में कितनी तरह की वेरिएशन पाई जाती हैं इस तरह की वैरायटीज़ में, जो कि न्यू रिलीज वैरायटी हैं, जिनका सेंट्रल कोर जो है येलो, लाइट क्रीमिश टू डार्क ऑरेंज से लेके ऑरेंज कलर तक वेरी करता है. देन पिगमेंट पावर बीइंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रिएंट रिच वेराइटल वेल्थ, यानी कि इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनमें न्यूट्रास्यूटिकल्स की वैल्यू ज़्यादा रहती है. और इस तरह की जो वैराइटीज़ रहती हैं या इस तरह का जो फूड रहता है वो न्यूट्रिटिव फूड में काउंट किया जाता है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि कितने प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं कैरेट में. तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग रूटेड. लॉन्ग रूटेड में जो लेंथ रहेगी कैरेट की वो लगभग 25 सेंटीमीटर और जनरली टेपर्ड वेराइटी पाई जाती हैं. देन हाफ लॉन्ग रूटेड की जो लेंथ रहती है वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रहती. इस तरह के रूट्स जो हैं सिलेंड्रिकल, स्ट्रेट और स्लोपी शोल्डर्स होते हैं, जैसे कि नेंटिस. देन रूट्स की टेपरिंग रहती है विद द ब्लंट एंड और सेमी ब्लंट टाइप. तो इसमें चेंटनी और इम्परेटर पाई जाती हैं, दो मुख्य वेराइटीज़. देन बात करते हैं शॉर्ट स्टम्प रूटेड वेराइटीज़ की. शॉर्ट स्टम्प रूटेड वेराइटीज़ जो हैं जनरली हैवी सॉइल्स में ग्रो की जाती हैं, जैसे कि हार्ट शेप्ड वेराइटीज़ में आपका एग्जाम्पल आएगा ऑक्सहार्ट, ओवल शेप वेराइटीज़ में अर्ली स्कारलेट हॉर्न, देन राउंड शेप वेराइटीज़ में फ्रेंच फोर्सिंग. देन अबाउट द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में सबसे पहले बात करते हैं सॉइल्स की, यानी कि कैरेट्स को ग्रो होने के लिए किस प्रकार की सॉइल चाहिए. तो वो रहेंगी आपकी डीप, लूज, वेल ड्रेन्ड और सैंडी लोम से लेके लोमी सॉइल्स तक जो सॉइल्स हैं वो कैरेट की कल्टीवेशन के लिए प्रेफर्ड की जाती हैं. कैरेट्स की कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल्स रहती हैं वो स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स पाई जाती हैं, तो इसलिए जो pH है लगभग 6 to 7 pH रहनी चाहिए सॉइल्स में. देन एडिबल रूट्स जो है अगर उसमें पुअर सॉइल स्ट्रक्चर है तो एडिबल रूट्स का जो स्ट्रक्चर है वो मिसशेपन हो सकता है, यानी कि बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जैसे कि स्टोन्स, क्लॉड्स और ट्रेशेस के कारण. देन हैवी सॉइल्स में जनरली अबंडेंट लीफ ग्रोथ पाई जाती है और इस तरह की जो सॉइल्स रहती हैं वो फॉक्ड रूट्स को प्रोड्यूस करती हैं. फॉक्ड रूट्स जो कि दो यानी कि रूट्स का जो डिवीज़न है वो 2 बेसिस में हो जाता है इस तरह से. देन इस तरह के रूट्स जो हैं रफ और कोर्स रहती हैं. सो अगर सॉइल्स को या फिर इस तरह की प्रॉब्लम सॉइल में ना हो तो सॉइल के प्रॉपर पल्वराइजेशन की जानी चाहिए एक प्रॉपर फाइन टिल तक, सो दैट कि डिफॉर्म्ड रूट्स को ऑब्टेन ना किया जा सके. देन बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में. कैरेट एक कूल सीजन की क्रॉप है. देन इसके जो टेम्परेचर है सीड प्रोडक्शन के लिए वो लगभग 7.2 से लेके 23.9 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है. देन बेटर रूट ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर रहेगा वो होगा 18.3 to 23.9 डिग्री सेल्सियस. अब बात करते हैं ऑप्टिमम कलर डेवलपमेंट की, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग 15 से लेके 21.1 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए प्रॉपर बेटर कलर डेवलपमेंट के लिए. देन हाई टेम्परेचर जो है अगर रहता है तो एशियाटिक टाइप्स की वेराइटीज़ में
तो उसमें अर्ली बोल्टिंग यानी कि अर्ली फ्लावरिंग को देखने को पाई जा सकती है। देन एशियाटिक टाइप्स जो हैं उनके सीड्स स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल कंडीशंस में प्रोड्यूस किए जाते हैं यानी कि प्लेन्स में। देयर आफ्टर टेम्परेट टाइप्स की जो वेराइटीज़ रहती हैं उन्हें लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि 4.8 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस लगभग 4 से 6 हफ्तों के लिए फॉर एनी और ड्यूरिंग एनी डेवलपमेंट ऑफ द एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ रूट्स को स्टोर कर किया जाता है और फील्ड कंडीशन से उन्हें उनकी जो फील्ड हीट है उसे रिमूव किया जाता है फॉर द सीड प्रोडक्शन। नाउ बात करते हैं सीड प्रोडक्शन के बारे में। यूरोपियन टाइप्स की जो वेराइटीज़ हैं उनका सीड स्पेसिफिकली हिल्स में प्रोड्यूस किया जाता है। देन सोइंग टाइम यानी कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में जो इसकी सोइंग है वो लगभग मिडल अगस्त से लेके बिगनिंग ऑफ दिसंबर तक की जाती है। देन हिमाचल प्रदेश में लो हिल्स में अगस्त से सितंबर तक सोइंग टाइम रहता है। मिड हिल्स में जुलाई टू सितंबर। देन हाई हिल्स में मार्च टू जुलाई तक सोइंग की जाती है। सीड रेट कैरेट के लिए 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर वेरी करता है। सो सीड की सोइंग यानी कि वे ऑफ प्रोपगेशन क्या है। सबसे पहले सीड्स की जो सोइंग है वो सैंड में सीड को मिक्स किया जाता है, यानी कि अगर आपका जो सीड है उसे सैंड में मिक्स किया जाएगा प्रॉपरली सो दैट कि जो सीड है सीड की इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। देन सीड्स को जो है उस पर सीड्स के ऊपर फाइन हेयर्स होते हैं, सो उन हेयर्स को रिमूव करने के लिए सीड्स को रब किया जाता है सोइंग से पहले, क्योंकि उसमें काफ़ी तरह के इनहिबिटर पाए जाते हैं जो सीड्स की जो जर्मिनेशन है उसे इनहिबिट कर सकते हैं। अदर मेजर इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस जो सीड सोइंग के टाइम रहती है वो होती है सोकिंग ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स को डिप किया जाता है वाटर में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर 24 आवर्स और उसके बाद सीड्स को ड्राई किया जाता है सो दैट सीड की जर्मिनेशन प्रॉपरली हो सके। देन स्पेसिंग जो है सीड्स रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग है वो 30 सेंटीमीटर से लेके 8 बाय 10 सेंटीमीटर तक वेरी करती है और सीड की जो सोइंग है वो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर डेप्थ तक की जाती है ऑन द रिजेस, यानी कि जर्मिनेशन के लिए जो प्रॉपर सीड डेप्थ है वो होना बहुत ही आवश्यक है सो दैट उसकी जर्मिनेशन प्रॉपर हो सके। देन आफ्टर द जर्मिनेशन जो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है प्लांट टू प्लांट वो 8 से 10 सेंटीमीटर और रोड टू रोड जो डिस्टेंस रहता है वो 30 सेंटीमीटर रहता है। डिपेंड करता है कि थिनिंग जो है कितने टाइम में की जा रही है, उसी के ऊपर स्पेसिंग जो है वो डिपेंड करती है। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि ओपन पॉलिनेटेड वैराइटीज़ के लिए कितने मैन्योर की ज़रूरत होगी, तो FYM लगभग 100 क्विंटल पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 50 kg पर हेक्टेयर, P2O5 इज़ 40 kg पर हेक्टेयर एंड K2O इज़ ऑल्सो 40 kg पर हेक्टेयर। यानी कि फुल डोज अगर हम फार्म एड मैन्योर की फॉस्फोरस और पोटाशियम की दे रहे हैं और हाफ डोज जो है नाइट्रोजन की दे रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग के टाइम, तो एक बेटर और कमर्शियल क्रॉप को लिया जा सकता है। उसके बाद जितनी भी आपकी रिमेनिंग हाफ डोज रहेगी नाइट्रोजन की उसे एज अ टॉप ड्रेसिंग यूज़ किया जाएगा, यानी कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यूज़ किया जाएगा 1 मंथ आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग या फिर आप कह सकते हैं 1 मंथ आफ्टर द सोइंग ऑफ द क्रॉप। अगर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन को दिया जाता है इस तरह के रूट क्रॉप्स में तो शुगर का कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो सकता है, ड्राई मैटर कंटेंट जो है वो अफेक्ट हो सकता है, कैरोटीन कंटेंट जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है वो भी इफेक्ट हो सकता है और इवन विटामिन सी की जो प्रेजेंस है वो भी इफेक्ट हो सकती है अगर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन की सप्लीमेंट की जाती है ट्रांसप्लांट ड्यूरिंग द बेड प्रिपरेशन टाइम पे। देन इंटरकल्चर एंड वीड कंट्रोल प्रैक्टिसेस। इंटरकल्चर और वीड कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कैरेट की क्रॉप में, क्योंकि कैरेट जो है बहुत ही स्लोली ग्रो करती है, तो सीडलिंग के टाइम रिमूवल ऑफ वीड्स जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस में वीड्स को रिमूव नहीं किया जाएगा तो वो मेन क्रॉप के साथ या क्रॉप की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर सकती हैं। देन इफेक्टिव वीड कंट्रोल के लिए प्री एमरजेंस एप्लीकेशन कर सकते हैं प्रोपाजीन की एट द रेट ऑफ 1.12 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंगली। अनदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप जो है इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है सो दैट रूट की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसे प्रॉपर लिया जा सके फॉर द कमर्शियल पर्पस। देन बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इरिगेशन के वजह से जो क्वालिटी ऑफ रूट्स है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। सो प्री सोइंग इरिगेशन दी जाती है सीड्स को, जब भी सीड्स की सोइंग की जाती है सो दैट एक मॉइस्चर प्रॉपरली मेंटेन हो सके और जर्मिनेशन जो है अच्छी तरह से सीड्स की हो सके। देन कैरेट की क्रॉप को अबंडेंट सनशाइन की रिक्वायरमेंट रहती है और एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल या वाटर सप्लाई की। इसीलिए अगर ड्राई स्पेल के बाद एकदम से वाटरिंग की जाती है, वेट वेदर कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे रूट्स की जो क्रैकिंग है वो पॉसिबल हो सकती है। सो कैरेट की क्रॉप को इरिगेट किया जाना चाहिए प्रॉपरली और विदाउट एनी डिले इन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर टू द क्रॉप, सो दैट की क्रॉप में किसी भी प्रकार की विल्टिंग ना हो सके। देन अगर एक्सेस ऑफ फोलिएज जो है क्रॉप में देखा जा रहा है, तो इस तरह की क्रॉप को या फिर इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए इरिगेशन को विदहेल्ड करना चाहिए और इससे क्वालिटी ऑफ रूट्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो सकता है और इवन जो मैच्योरिटी ऑफ रूट्स है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। देन हार्वेस्टिंग। फ्रेश मार्केट के लिए अगर रूट्स को हार्वेस्ट किया जा रहा है तो अश्योर करना चाहिए कि जो रूट्स की जो फुल मैच्योरिटी है वो अटेन हो चुकी है या नहीं। देन इसी के अकॉर्डिंगली क्वालिटी को भी अश्योर किया जाएगा। देन सेकंड आता है प्रोसेसिंग पर्पस के लिए जब हार्वेस्ट किया जा रहा है कैरेट्स को, तो कैरेट्स के जो रूट्स हैं उन्हें लॉन्गर ग्रो होने दिया जाए सो दैट मैक्सिमम यील्ड को ऑब्टेन कर सके। देन फ्रेश मार्केट के लिए स्मॉल, टेंडर, माइल्ड इन फ्लेवर और यूनिफॉर्म कलर की अपीयरेंस वाली रूट्स को हार्वेस्ट करना चाहिए। जनरली एशियाटिक वेराइटीज़ में जो कि जिनका साइज जो है मार्केटेबल लगभग 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर डायमीटर तक वेरी करता है फ्रॉम द अपर एंड, तभी उनकी हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है हार्वेस्टिंग के टाइम इरिगेशन, यानी कि लाइट इरिगेशन 2 से 3 दिन पहले, हार्वेस्टिंग से 2 से 3 दिन पहले की जानी चाहिए सो दैट कि रूट्स को जो है इजीली और जेंटली पुल आउट किया जाए विदाउट एनी डैमेज टू द रूट्स। देन जितनी भी हार्वेस्टेड रूट्स रहती हैं उन्हें टॉप के साथ बंच कैरेट में यानी कि टॉप के साथ एक बंच की फॉर्म में एनक्लोज किया जाए सो दैट कि जो टॉप है वो उसमें कैरेट्स को जो है रिमूवल ऑफ फील्ड हीट की ज़रूरत ना पड़े और एक बल्क कैरेट की फॉर्म में कैरेट्स को हार्वेस्ट किया जा सके। देन मोस्ट ऑफ द कैरेट्स फॉर फ्रेश मार्केट आर नाउ टॉप्ड विच ग्रेटली रिड्यूसेस द वाटर लॉस फ्रॉम द रूट्स एंड इंक्रीजेस द स्टोरेज लाइफ। यानी कि कैरेट्स को अगर फ्रेश मार्केट के लिए हार्वेस्ट करना है तो टॉपिंग की जाए कैरेट्स की सो दैट कि उसमें वाटर का लॉस ना हो सके और रूट्स की जो क्वालिटी है उससे इम्प्रूव किया जा सके। देन अबाउट द इल्ड में बात करते हैं। एशियाटिक टाइप की जो इल्ड रहती है वो लगभग 250 to 300 क्विंटल पर हेक्टेयर। देन यूरोपियन टाइप की जो इल्ड रहेगी वो 100 to 150 क्विंटल्स पर हेक्टेयर रहती है। सो हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ हार्वेस्टेड कैरेट्स। देन अबाउट द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग्स, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में सबसे पहले रूट्स को वॉश किया जाना चाहिए प्रॉपरली। देन रूट्स को क्लीन किया जाए, उनकी ग्रेडिंग की जाए और उन्हें बंचेस में टाई अप किया जाए। लगभग 6 से 12 रूट्स को एक बंच में बांधा जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद। देन जितनी भी फ्रेश रूट्स रहती हैं उन्हें लगभग 3 से 4 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस, या आप कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर हम चाहते हैं कि रूट्स को लगभग 3 से 4 महीने तक स्टोर किया जाए तो इसके लिए टेम्परेचर जो है लगभग 0 से लेके 4.4 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करना चाहिए along with relative humidity 93 to 98%। एंड कोल्ड स्टोरेज में जो ह्यूमिडिटी रहेगी वो लगभग 98 to 100% ह्यूमिडिटी रहती है अलॉन्ग विद द टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सो दैट कि उसके जो क्रॉप है क्रॉप को स्टोर कर सके फॉर 7 to 9 मंथ्स के लिए।
देन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ कैरेट में। कैरेट में सबसे पहले रूट स्प्लिटिंग की जो प्रॉब्लम है वो मेजरली देखी जाती है। इसमें रूट्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं इस प्रकार से। देन क्रैकिंग और स्प्लिटिंग जो है एक मेजर प्रॉब्लम है रूट क्रॉप्स में, और ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि जनरली जेनेटिकली कंट्रोल की जाती हैं। बहुत सारे अदर फैक्टर्स रहते हैं जो रूट स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर रहेगा वाइडर स्पेसिंग, यानी कि जो वाइडर स्पेसिंग पे अगर रूट्स को ग्रो किया जा रहा है तो रूट स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। सेकेंडली ड्राई वेदर के बाद अगर एकदम से वेट वेदर जो है वो फॉलो अप करता है क्रॉप में तो उससे भी क्रैकिंग की प्रॉब्लम मेजरली क्रॉप्स में देखी जाती है। थर्ड फैक्टर रहता है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी कि अगर सॉइल में नाइट्रोजन की सप्लाई ज़्यादा देती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में अमोनियम सॉल्ट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है तो स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम मेजरली पाई जाती है रूट क्रॉप्स में। देन इंक्रीज्ड बाय द क्लोराइड्स एंड रिड्यूस्ड बाय द लो नाइट्रोजन, तो इंक्रीज हो जाती है जनरली क्लोराइड्स के प्रेजेंस में और लो बाय नाइट्रोजन प्रेजेंस। देन अर्ली कल्टीवार्स जो रहते हैं उनमें स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द लेट कल्टीवार्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैविटी स्पॉट। कैविटी स्पॉट्स में कैविटी पाई जाती है कॉर्टेक्स रीजन में, और ये जनरली कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है, यानी कि जब प्लांट्स में या रूट्स में ज़्यादा पोटाशियम की अकमुलेशन हो जाएगी और कैल्शियम की जो अकमुलेशन है वो कम हो जाएगी तो कैविटी स्पॉट्स जैसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रूट क्रॉप्स में पाया जाता है। तो इससे मैनेज करने के लिए कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज किया जाना चाहिए, यानी कि प्लांट्स में इस तरह से कैल्शियम को प्रोवाइड किया जाए कि उसकी अकमुलेशन रूट क्रॉप्स में हो सके, सो दैट कि जो कैविटी स्पॉट जैसा एक इंसिडेंस है उसे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सके। देन फॉकिंग एक कॉमन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो रेडिश और कैरेट की क्रॉप में देखने को पाया जाता है। इसमें सेकेंडरी रूट्स की एनलार्जमेंट रहती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी रूट्स जो हैं वो रूट क्रॉप को इफेक्ट कर सकती हैं। तो इसके पॉसिबल रीजंस हैं एक्सेस ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग द रूट डेवलपमेंट। दूसरा फैक्टर है हैवी सॉइल्स ड्यू टू सॉइल कंपैक्टनेस भी फॉकिंग की प्रॉब्लम जो है मेजरली क्रॉप्स में पाई जाती है। सो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस रहती है बैलेंस्ड इरिगेशन। दूसरी प्रैक्टिस रहेगी सैंडी लोम और लाइट सॉइल्स को जनरली प्रेफर किया जाए सोइंग के लिए। देन सम इम्पॉर्टेंट बट नॉट वेरी सीरियस डिजीजेज इन दिस क्रॉप आर लीफ ब्लाइट, देन सेकेंड है लीफ स्पॉट और सर्कोस्पोरा लीव्स ब्लाइट, देन पाउडरी मिल्ड्यू, वाटरी सॉफ्ट रॉट, ब्लैक रॉट एंड बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट। अनदर इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं जो कि सीरियस प्रॉब्लम नहीं कॉज करते हैं इस तरह की क्रॉप में या बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, वो है रस्ट फ्लाई एंड टर्निप मॉथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेट क्रॉप। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेडिश के बारे में। थैंक यू एवरीवन।